और आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का 5th पार्ट। इससे पहले मैं 4 पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो उन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई हैं पर स्टेज पर, और ये इसकी लास्ट स्टेज है। तो डिस्कस करते हैं कि इस स्टेज में क्या स्पेशल है, इन्होंने 4th स्टेज में किस टाइप से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 by 1 सारी स्टेजेस होती हैं, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4th स्टेज को, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप जैसे कि इसका नेम देख रहे हैं, इसको हिंदी में एक अदर नेम से भी जानते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इंग्लिश में इसका एक ही नेम होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 11 से अबव। जो 11 साल से अधिक होते हैं उन्होंने माना है कि सभी इसी के अंदर आएंगे। वैसे तो जीन पियाजे का मानना है, आपको एक्सप्लेन किया था मूर्त और अमूर्त क्या होता है। मूर्त मीन्स टू से कॉन्क्रीट, जो चीज़ें आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से आपको दिख रही हैं, वो होंगी मूर्त। और अमूर्त क्या होंगी, जो आप माइंड में आप सोच रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो होता है अमूर्त। एक अदर एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं तो वो कैसी होती हैं, उनमें बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं और कम लाइंस होती हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके पिक्चर्स गायब हो जाते हैं आपकी बुक्स में से, और फिर आपको आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें पिक्चर्स नहीं होती हैं, नाम मात्र को होती हैं, बहुत रेयरली मिलती हैं। वो क्यों होती हैं? वो इसी वजह से होती हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है, वो नॉर्मल होती है, वो लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हैं। तो मूर्त रूप से जब उनके सामने पिक्चर्स होंगी तभी वो इमेजिन कर पाएंगे। वो क्या था, कॉन्क्रीट था। अब अमूर्त 11 से अब आप कैसे हो जाते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगे हो। तो यहाँ पर अमूर्त का मीन है कि आप माइंड में सोच रहे हो, आप वहाँ पे कहेंगे आंधी चल रही थी और एक ऐसा हो रहा था, तो ये आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो, इसलिए इस एज के बच्चों को इसमें रखा गया है। तो हम अमूर्त की बात करते हैं, इसमें क्या क्या स्पेशल चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है, ठीक है। तो अमूर्त आप समझ गए होंगे कि किस टाइप की थिंकिंग होती है, कि बच्चा माइंड में सोच सकता है। अगर हम उसको बोलें कि आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो वो इमेजिन कर सकता है। तो वो 11 से अबव जो स्टूडेंट होंगे उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। सेकेंड है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो बताया था इंडक्टिव, डिडक्टिव, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, एक बार वो आप वीडियो देखिएगा। जैसे बच्चे के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग कि अगर वो सोच रहा है तो एक सटीक सोच रखेगा, एक ही तरीके की सोच रखेगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो बच्चे के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग आने लगती है। बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है, क्योंकि एक तरीके से तो वो एक किसी भी चीज़ को देखते हैं तो एक ही थिंकिंग रखते हैं, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है। वो एक लाइन, एक बॉर्डर लाइन से ऊपर भी जाके सोचने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। डाइवर्जेंट जैसे डाइवर्ट होता है ना, एक पॉइंट से अलग 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 पॉइंट्स पर जाना, तो वो डाइवर्जेंट, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग भी रखने लगता है इस एज में। फिर है आपका डिडक्टिव थिंकिंग। जैसे कि इंडक्टिव, डिडक्टिव मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंडक्टिव मीन्स आप कुछ सिंपल एग्जाम्पल के बाद एक रूल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर डिडक्टिव में क्या होगा, आप एक रूल से ही अपने जो भी थ्योरीज हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है कि बच्चा अब इमेजिन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो चीज़ों को सोच सकता है। कि एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके रूम में कहीं से धुआं उठ रहा है या मौसम खराब हो रहा है, तो बच्चा क्या सोच सकता है कि हाँ, इमेजिन कर रहा है कि उसने अपनी एक हाइपोथेसिस बनाई, एक परिकल्पना बनाई कि आज बारिश होगी। धुएं को देखकर भी बहुत सारी अपनी थिंकिंग बता सकता है कि ये धुआं किस तरीके का आ रहा है, मतलब किस चीज़ का हो सकता है। अगर वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या अपनी परिकल्पना पहले से बना सकता है, हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। फिर है एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म।
ये क्या होता है कि बच्चा ये समझता है सभी मुझे देख रहे हैं, मुझे, जैसे आपने भी देखा होगा या आप अभी भी करते हैं, जब आप कॉलेज आते हैं या जब एडोलसेंस में थे तब आप क्या करते थे कि बार बार मिरर के सामने देखना, खुद को देखना कि हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं। तो क्या ये नेचर इस एज में बच्चे के अंदर आ जाता है। तो ये सारी थिंकिंग इस टाइप से इस एज में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाती हैं। तो आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे बोला गया कि ये थिंकिंग किस में आती है, ये किस में आती है, तो मैचिंग टाइप से भी आपको दे सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगी। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ है। अब यहाँ पे देखा ना, ये दे दिएगा इस टाइप से, जो मैंने आपको हेडिंग्स दिए थे ना, तो आप यहाँ से आप मैच कर सकते हो। तो सबसे पहले है फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, तो औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, तो ये किस तरीके की थिंकिंग रखता है, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, परख, खेल, तो इस टाइप की किसमें थी, ये आपका इमिटेशन और इमेजिनरी, ये किसमें था, आपका सेंसरी मोटर में था। तो ये तो गलत हो गया है आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, तो ये किसमें था, ये तो आपका इसमें नहीं था कि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग तो इन्फेंसी में या हम कहें आपका सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं स्टार्ट करता है। थर्ड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या है, डिडक्टिव थॉट। तो अभी मैंने जस्ट बताया जो डिडक्टिव थिंकिंग है बच्चे के अंदर, ये किस में आती है, ये आपकी तो फॉर्मल में आती है, अभी मैंने बताया ना। तो आप इस टाइप से ये आपका हेल्प करेगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब आपका लास्ट बचा हुआ है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। तो कल जो मैंने आपको बताया था तो उसमें आपने देखा था ना, उसमें ये पॉइंट था कि बच्चा यहाँ पे कंजर्व कर सकता है और साथ के साथ चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। इसके बाद है जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, इन्होंने क्या बोला है कि सामाजिक जो सोसाइटी का रोल है वो बिल्कुल ना के बराबर है, या हम कह सकते हैं ही नहीं। और बच्चे को बोला गया है कि वो करके सीखता है, खोजबीन करके सीखता है, सक्रिय खोजबीन करके सीखता है, इन्वायरमेंट से लर्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, आप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, जो एडल्ट होते हैं उनसे अच्छी होती है, ऐसा तो नहीं है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, क्या बड़े लोगों से अलग होती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, हाँ ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि जीन प्याजे जी ने बोला था कि बच्चे के जो सोचने का तरीका है बड़ों से अलग नहीं है, ठीक है, वो कि ऐसे नहीं है कि अलग हो, वो क्या है, मात्रात्मक रूप से अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगले ऑप्शन को देखते हैं हम। आ गया वही आपका क्वेश्चन, ये लाइन को आप रट लेना, बहुत बार पूछी गई है। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कि बच्चों का चिंतन जो है वो आकार में, जैसे हम इसको एक एक को रख के देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्तपरकता के। तो इस ये रॉन्ग है आपका। प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, आकार में भिन्न होता है किस्म के बजाय मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है कि बच्चे बड़ों से प्रकार में अलग सोचते हैं, ना कि मात्रा में। मात्रा में कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं बच्चे, प्रकार में अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2nd,
कि बच्चे का जो सोचने का तरीका होता है वो बड़ों से प्रकार में अलग होता है, ना मात्रा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो अभी हमने थर्ड स्टेज पढ़ी थी इसकी, तो उसमें क्या था, बच्चे कॉज एंड इफेक्ट जानने लगते हैं जब बताते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कॉज एंड इफेक्ट, कि बच्चे को कारण और कारण पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, कार्य और कारण पता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मात्रा में कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बच्चे प्रकार में अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, कि बच्चे का जो सोचने का तरीका होता है वो बड़ों से प्रकार में अलग होता है, ना मात्रा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो अभी हमने थर्ड स्टेज पढ़ी थी इसकी, तो उसमें क्या था, बच्चे कॉज एंड इफेक्ट जानने लगते हैं जब बताते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कॉज एंड इफेक्ट, कि बच्चे को कारण और कारण पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, कार्य और कारण पता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।